नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा से यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने मुलाकात की। बीजेपी मुख्यालय पर नड्डा से मुलाकात देखी गई है। करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच ये मुलाकात देखी गई। यूपी में करारी हार को लेकर एक रिपोर्ट इस दौरान पेश की गई। वहीं रिपोर्ट में यूपी में करारी हार का कारण बताया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हालातों की जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी है। चुनाव खत्म होने के बाद यह पहली मुलाकात देखी गई। जेपी नड्डा से यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने मुलाकात की है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पर नड्डा से मुलाकात देखी गई। करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच ये मुलाकात देखी गई। वहीं यूपी में करारी हार को लेकर इस दौरान रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में यूपी में करारी हार का कारण क्या कुछ रहा, इसे लेकर भी जानकारी दी गई है। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या कुछ हालात हैं, इसे लेकर भी जानकारी दी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात देखी गई, क्या कुछ मायने इस मुलाकात के निकाले जा सकते हैं? क्योंकि यूपी के हार के जो कारण थे उन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था, जिसको रिपोर्ट तैयार करने के बाद सौंपते हुए यहां पर भूपेंद्र चौधरी नजर आए। दिल्ली गए थे और उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। मिले तो आधा घंटा करीब दोनों लोग मुलाकात हुई। उसमें तमाम बिंदुओं को उन्होंने रखा और उन्होंने यूपी में जो भाजपा की हार हुई, 80 सीटों का दावा था, उसमें से तो उतनी सीटें नहीं पा सके लोग, तो 33 सीटें भाजपा मिल सकी। तो इस पर उन्होंने भी नैतिक जिम्मेदारी ली कि मैंने जो चुनाव में जो जीत नहीं मिल पाई पूरे तरह से वादे के अनुसार, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसा है, आप 25 तारीख का रिपोर्ट तैयार कर लीजिए और जब 29 और 30 को जो कार्यकारिणी की बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, तो उसमें आप आकर के हमको जो रिपोर्ट दें। तो ये भूपेंद्र चौधरी ने कहा ठीक है, हम रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन एक पहली चीज क्लियर हो गई कि उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान ली है कि हाँ, जो बीजेपी की हार हुई है। फिर हार के कारणों पर भी चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा हार के कारण अहम ये है कि एक तो जो है अधिकारी नाराज थे, दूसरा छात्रों में जो है नाराजगी थी एग्जाम को लेकर के, तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो संविधान को लेकर के विपक्ष का जब कहा ना संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा अगर भाजपा को 4 सीटें मिल गई, तो इसका भी एक असर था। तो ये सब ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के जो है जेपी नड्डा को उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जो 40,000 लोगों से यूपी में ये जो है फीडबैक दिया गया है और जिसमें भाजपा कार्यकर्ता हैं और जो कुछ और अन्य लोग भी हैं, तो जिनसे सामान्य लोगों से बातचीत की गई कि आखिर ऐसा क्या रहा कि भाजपा ने इतना काम किया। ये योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बहुत काम किए और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया, यूपी में डेवलपमेंट की गंगा बहाई गई पूरी। अयोध्या में जो हार थी ये क्यों हुई? अयोध्या में इतना करोड़ों रुपए का जो काम हुए हैं और उसके बाद जो है जम हार कैसे हुई? तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो है स्थानीय राजनीति की चर्चा हुई कि कुछ स्थानीय लोगों ने भी जो राजनीति की है जिससे जो है नुकसान हुआ, कुछ अफसरशाही ने, कुछ ब्यूरोक्रेसी ने भी जो है साथ नहीं दिया है सरकार का। ये भी ये बात सामने आई है, ये बात इनकी रिपोर्ट में कही है। देखिए 2 दिन पहले जो राजू दास का मामला हुआ तो डीएम अयोध्या ने उनसे कहा सुनी हुई, तो इससे जो है अधिकारी ऐसा 2 कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद थे, उनके सामने अगर उनसे भिड़ंत हो गई तो सोचिए अधिकारी किस तरह जो है भाजपा की सरकार में और भाजपा के लोगों से जो है जो साधु सन्यासी उनसे जिस तरह बर्ताव करते हैं। तो ये ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा हुई। आज जो इस पर भी उन्होंने पूछा कि क्या मामला था, तो इन सब मुद्दों पर उन्होंने पूरी बात की है। अब देखा जाएगा कि 29 और 30 की मीटिंग हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो ये क्या रिपोर्ट रखते हैं इसको समय बताएगा। जी अमन। साथ ही टीएन मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हार भारतीय जनता पार्टी ने देखी, उसके बाद से तमाम राज्यों में अभी चुनाव होने हैं। साथ ही कितना अहम हो जाता है कि इन कारणों का जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी इन कारणों की समीक्षा करती हुई नजर आए और उत्तर प्रदेश में काम पर लग जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसा कि देखा जाता है, वहां पर जातिगत आधार पर जो राजनीति है वो ज्यादा मजबूत अब की बार दिखाई दी है, जिस तरीके से सपा और कांग्रेस को जनादेश मिलता हुआ नजर आया है। हाँ देखिए, मैं सीधी सी बात है, इंडिया गठबंधन ने 37 सीटें हासिल की हैं, जो भाजपा के लिए बहुत बड़ी करारी शिकस्त है। क्योंकि तो भाजपा 80-80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, तो ये उसकी जो है हार थी और भाजपा का जो है इससे लगा। लेकिन
भाजपा ने जितने दावे किए थे या वादे किए थे लोगों से, वो उस पर भी खरी नहीं उतरी है। ये भी लोगों कि पब्लिक का कहना है कि जितना ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं वो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन नीचे के लोग उनको तवज्जो नहीं देते हैं। अब अयोध्या में देखिए, तो लल्लू सिंह से लोगों को नाराजगी थी कि पब्लिक कनेक्ट नहीं थे, लोगों से मिलते नहीं थे वो। ये अयोध्या के पब्लिक कहना है। तो सीट सपा ने इसलिए हासिल कर ली तो अयोध्या के सीट में माना जा रहा था कि वो एकदम अविजय सीट है, अजय है, वहां कोई भी लड़ेगा चुनाव जीत जाएगा, लेकिन वो नहीं जीते। तो लल्लू सिंह इसलिए हारे क्योंकि उनके ही कार्यकर्ता उनसे नाराज थे और वहां के लोकल पब्लिक उनसे नाराज थी, वो जनता से दूर थे। आज भी ये बात क्लियर है कि अभी भी तमाम भाजपा नेता जनता से कटे हुए हैं। पहले क्या होता था, पहले जो पहले की बात होती थी, कभी नेहरू जी थे, वो चुनाव कभी लड़ने के पर्चा भर देते थे, दोबारा नहीं जाते थे। पूरे यूपी में 3-4 कांग्रेस शासनकाल रैलियां होती थी और उसके बाद जो है पूरे यूपी में चुनाव हो जाता था। लेकिन आज देखिए कितने प्रधानमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, कितना जो योगी आदित्यनाथ एक संसदीय क्षेत्र को उन्होंने मथा, 3-3 सभाएं सब संसदीय क्षेत्रों में की, और उसके बाद भी अगर भाजपा की हालत रही तो इसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे यही था कि पब्लिक नाराज थी भाजपा की योजनाओं से या उसके नेताओं के बड़बोलेपन से, ये जो असर रहा है। तो अगर अभी देख रहे हैं चुनाव के बाद, अब जो उपचुनाव आने वाला है, हरियाणा चुनाव होगा, मुंबई का चुनाव होगा, जो शिमला चुनाव आने वाले हैं, तो अभी भी अगर भाजपा नेताओं ने इसकी जो है भरपाई नहीं करी और ये जो है अपना फीडबैक लोगों को मान करके और अपना सुधार नहीं किया, तो इसका नुकसान उसे देर से ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि पब्लिक में अभी भी जो है उसके मन से जो है बात नहीं दूर हो पाई है कि जो विपक्ष ने इंडिया गठबंधन ने मुद्दे रखे थे, वो मुद्दे आज भी उसमें जागरूक हैं। और फिर पेपर में नीट का पेपर लेकर के जो देश भर में हंगामा मचा है, इसको लेकर के और पेपर लीक होने की प्रक्रिया लेकर के अभी भी जो है भाजपा उसको दूर नहीं कर पाई है कि कैसे लोगों से निपटेंगे कि पेपर लीक न हो, युवाओं का जीवन बर्बाद न हो। जी अमन। जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात देखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी। तमाम जानकारी के लिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको बता रहे हैं। अयोध्या से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजू दास पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजू दास पर आपराधिक इतिहास पाया गया है। 2013, 2017, 2023 में आपराधिक मुकदमे राजू दास पर दर्ज। वहीं डीएम ने राजू दास के गनर को हटा दिया है। समीक्षा बैठक में नोक झोंक के बाद गनर को हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजू दास पर आपराधिक इतिहास पाया गया, जिसके बाद से गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 2013, 2017, 2023 में आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं। डीएम ने राजू दास के गनर को भी हटा दिया है। समीक्षा बैठक में नोकझोंक के बाद उनके गनर को हटाया गया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं राजू दास पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि सरकार हार के चलते जो बौखलाहट है वो राजू दास पर ना निकालें। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजू दास पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें, राजू दास पर आपराधिक इतिहास पाया गया। 2013, 2017, 2023 में आपराधिक मुकदमे राजू दास पर दर्ज। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजू दास पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वहीं राजू दास पर आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। 2013, 2017, 2023 में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजू दास पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजू दास पर आपराधिक इतिहास पाया गया है। 2013, 2017, 2023 में उन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब राजू दास पर आपराधिक इतिहास पाए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि विपक्ष। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, राजू दास पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी सामने? साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, जो राजनीति होती हुई नजर आ रही, विपक्ष यहां पर इसे सत्ता पक्ष की बौखलाहट बता रहा है कि जो मुकदमे यहां पर दर्ज होते हुए राजू दास पर नजर आए हैं। देखिए, आज अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी इस मामले को हवा दी है। 2 दिन पहले ही अभी यहाँ पर समीक्षा बैठक हो रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री
सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह वहां पर मौजूद थे और उनके बीच में क्योंकि ये दोनों प्रभारी थे अयोध्या के, वहां पर समीक्षा की जा रही थी कि किस तरह से चुनाव का आकलन किया जा रहा था कि किन मुद्दों पर चुनाव आखिर फेल हुआ और खासकर अयोध्या में ऐसे क्या वजहें रहीं जहां पर वोट बैंक में सेंधमारी कर ली गई समाजवादी पार्टी। इसी बात को लेकर समीक्षा के दौरान ही जो वहां पर महंत राजू दास है उनको भी बुलाया गया था और डीएम नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंचने वाले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को लेकर राजू दास पहले से ही काफी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि यहाँ पर जो प्रशासनिक जो अमला है वहां पर बहुत खामियां थी, लोग उससे नाराज थे। यानी कि थानों पर चाहे वो चकबंदी से जुड़े मामले हों या फिर जमीन पैमाइश के मामले हों, लोग जब जा रहे थे तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए उनका गुस्सा सरकार से था और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या जैसी सीट हारनी पड़ी। फिलहाल इस पर नीतीश कुमार बौखला गए और उन्होंने कहा कि राजू दास अनाप शनाप बयान लगा रहे हैं। वहीं पर नाराजगी इतनी बढ़ी कि वहां पर उन्होंने उनका गनर वहीं पर तत्काल वापस करा दिया और इसके बाद काफी गहमा गहम जो बहसबाजी हुई, मंत्रियों के सामने उन्होंने भी बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। लेकिन फिलहाल अब ये मामला और इसलिए आगे बढ़ता दिख रहा है क्योंकि राजू दास को काफी करीबी माना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी। राजू दास पहले भी अपने बयानों को लेकर काफी चर्चाओं में रहे हैं। स्वामी प्रसाद को लेकर उनकी काफी तीखी नोकझोंक होती रही है, मारपीट तक की नौबत आ गई थी। तो राजू दास हमेशा ही चर्चाओं में रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कहीं ना कहीं दखल भी रहता है। फिलहाल जो समीक्षा बैठकें हो रही हैं उसमें ये पहला मामला भी नहीं था, इसके पहले बदायूं में भी देखा गया और इसके अलावा अभी हाल फिलहाल एक जिले में और समीक्षा बैठक हो रही थी मुजफ्फरनगर, जहां पर जो संजीव बालियान है जो प्रत्याशी हैं भाजपा के प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में और वहां पर पूर्व विधायक संगीत सोम ने उन पर आरोप लगाए थे। तो फिलहाल इस तरह की जो बयानबाजी है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है। पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर तीखी बहसबाजी हुई है, कई जगह कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मसला सिर्फ इतना ही है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, एक जगह पूर्वांचल की एक सीट है, विजय लक्ष्मी गौतम वहां से मंत्री हैं, वहां पर कहा तौकीर जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा, आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया है वो हम आपको दिखा देते हैं। राजू दास पर मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से ना ले, जो सज्जन हैं उनकी सुरक्षा की समीक्षा कर सुरक्षा प्रदान की जाए। तौकीर किदवई जी, जिस तरीके से यह ट्वीट सामने आया उसके बाद से सवाल कई हैं, क्योंकि यहां पर साधु संतों को भी एक तरीके से अपने हित में करने की कोशिश यहां पर सपा सुप्रीमो की ओर से की गई है और साथ ही अयोध्या की जो हार का इल्म है वो भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से महसूस कर रही है, क्योंकि जिस तरह से समीक्षा बैठक लगातार देखी जा रही है, आज रिपोर्ट सौंपी गई है भूपेंद्र चौधरी के द्वारा, और इस तरह से राजनीति होना किस तरह से आप देखते हैं अयोध्या सीट को लेकर खासकर, और साथ ही आपने बताया कि बदायूं और मुजफ्फरनगर से भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब समीक्षा बैठकें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं तर्क वितर्क भी हो रहे हैं और जो लीडर्स हैं वहां पे वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, ये थोड़े दिन पहले की अगर बात करें 2022 के चुनाव की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी में महासचिव थे समाजवादी पार्टी में, और उन्होंने राजू दास ने उनकी गर्दन काटने पर लाखों रुपया करोड़ों रुपए का इनाम जारी कर दिया था। तो फिलहाल इस तरह की बयानबाजी तब भी देखने को मिली थी और अखिलेश यादव की पार्टी के नेता थे और अखिलेश यादव ने राजू दास पर भी कटाक्ष किए थे कि इस तरह के बयानबाजी किसी साधु संत पर शोभा नहीं देती है। फिलहाल आज राजू दास के फेवर में उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए, राजनीति अपने जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फैसले जैसे जैसे आते हैं, वैसे लोगों की विचारधाराएं भी बदलती हैं। यही राजू दास अभी तक काफी विलन की भूमिका में थे समाजवादी पार्टी के लिए, आज वो उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजू दास ने कल की जो परसों की बैठक हुई और उसके बाद जो बयान जारी किया, उसमें कहा कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, वो उनके लिए बहुत सम्मानीय हैं और उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जो लोकल प्रशासन है, जो डीएम है, वहाँ के एसडीएम है, जो तहसीलदार हैं, चाहे वो थाना हो, चौकी हो, इस लेवल पर जो गड़बड़ियां हैं, यहाँ इसका नतीजा अयोध्या में देखने को मिला है। लेकिन क्या नतीजे की बाद की जो राजनीति हो रही है, समीक्षा बैठकों में जो सबसे बड़े मुद्दे निकल कर आए हैं, वो सबसे ज्यादा अहम है संविधान बचाओ की जो लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दी, सबसे ज्यादा अहम वो थी। क्योंकि जो वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो अपर कास्ट का वोट भारतीय जनता पार्टी के पास गया, लेकिन लोअर जो सोसाइटीज हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो
दलित वर्ग है और चाहे ओबीसी वर्ग, उसको अपने साथ लाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कामयाब हुई थी। लेकिन अब इसका तोड़, क्योंकि अब समीक्षा बैठकें हो रही हैं, समीक्षा बैठकों में इस बात के नतीजे पे कोई नहीं जा रहा। जो आज रिपोर्ट सौंपी गई उसमें भी ये मुद्दे अहम हैं कि जो जातीय समीकरण है उसको साधने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कामयाब हुई है। इसके बनिस्बत लोग छोटे और बड़े नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो जिले के नेता हैं वो कैंपेनिंग करने नहीं निकले। आरएसएस भी लगातार हमलावर है, वो कह रहे सम्मान नहीं मिला इसी वजह से, क्योंकि जेपी नड्डा ने भी एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि अब उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इसका भी इम्पैक्ट यूपी के चुनाव में पड़ा। लेकिन यूपी इतना महत्वपूर्ण था इस बार चुनाव में, और जो सीटें घटी है भाजपा की, अगर उन सीटों को जोड़ दिया जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। बिल्कुल तौकीर जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। राजू दास पर आपराधिक इतिहास पाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। 2013, 2017 और 2023 में आपराधिक मामले दर्ज हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे चंदौली से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चंदौली से सामने। पुलिसकर्मी और ट्रैक्टर चालक में मारपीट देखी गई। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच ये मारपीट देखी गई। अवैध वसूली को लेकर जमकर मारपीट हुई। वहीं दोनों में मारपीट का वीडियो सामने आया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चंदौली से आपको बता रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो सामने आया। पुलिसकर्मी और ट्रैक्टर चालक में मारपीट देखी गई। पैसों के लेन देन को लेकर यह मारपीट देखी गई। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता चंदौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिसकर्मी और ट्रैक्टर चालक में मारपीट की एक घटना सामने आई है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? चमन जी, मैं आपको बता दूं कि मामला सदर कोतवाली का है, जहां पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सदर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल का ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट देखा जा रहा है। और मारपीट का कारण पैसे के बीच का विवाद बताया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक द्वारा लगातार वीडियो में कहा जा रहा है कि 30 से 40 रुपए हेड कांस्टेबल द्वारा मांगा गया, जिसमें मैंने 30 रुपया दिया है, उसको लेकर ये विवाद हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक सप्ताह के अंदर इस जिले में लगातार पुलिस के साथ मारपीट की एक घटना करीब चौथी घटना है। इससे पहले चकिया में हुआ था, चकिया में 93 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। उसके बाद ही सदर कोतवाली के अंतर्गत 3 दिन पूर्व हुआ था, उसमें भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज की गई। ये 2 दिन पूर्व का घटना है जो कि लगातार वायरल हो रहा है वीडियो। जी, अवैध वसूली को लेकर जमकर ये मारपीट देखी गई। चंदौली से मारपीट का वीडियो सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र गुप्ता जी तमाम जानकारी के लिए। पुलिसकर्मी और ट्रैक्टर चालक में मारपीट देखी गई। कुशीनगर से बड़ी खबर सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कुशीनगर से आपको बता रहे। कुशीनगर से इस वक्त की यह बड़ी खबर। पेपर लीक मामले में सीबीआई कुशीनगर पहुंची। नीट पेपर लीक मामले में कुशीनगर पहुंची है सीबीआई की टीम। दिल्ली सीबीआई की टीम में एक युवक को पकड़ा है। वहीं पकड़े गए युवक से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। टेलीग्राम पर पेपर के कुछ अंश पोस्ट किए गए थे। पडरौना कोतवाली में फिलहाल पूछताछ चल रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने। पडरौना कोतवाली में फिलहाल पूछताछ जारी है। कुशीनगर से ये बड़ी अपडेट सामने है। पेपर लीक मामले में सीबीआई कुशीनगर पहुंची है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ कुशीनगर से हमारे सहयोगी आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा यहां पर अपडेट देखने को मिल रहा है कुशीनगर से, जहां पर फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है नीट पेपर लीक मामले को लेकर। ये एक बड़ी अपडेट सामने, क्या कुछ है पूरी जानकारी? ये अमन, जैसा कि आपको बता दें कि कुशीनगर में आज सीबीआई की टीम पहुंची है और यूजीसी और नेट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जांच कर रही है। आज पुलिस ने कोतवाली में उस निखिल नामक युवक को आज पूछताछ कर रही है। अभी तक सीबीआई को कुछ पता नहीं चला है, वैसे सीबीआई प्रयास कर रही है कि कुछ सफलता मिले। जी, के पिता से बात की गई। पडरौना कोतवाली में फिलहाल पूछताछ चलती हुई नजर आ रही है। बड़ी अपडेट सामने है कुशीनगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक आरोपी को पकड़ा गया, फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। पडरौना कोतवाली में फिलहाल ये पूछताछ चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य तमाम जानकारी के लिए। सालों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे लोग आज भी इस उम्मीद में हैं कि उन्हें इस समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलेगा, लेकिन हर बार निगम के दावे फेल साबित होते हुए नजर आए हैं। इस बार भी मानसून से पहले नगर निगम ने कई दावे किए हैं। शहर के नालों की साफ सफाई का क्या हल है? लखनऊ से हमारे संवाददाता कृतिका पांडे की एक खास रिपोर्ट देखिए।
शहर के नालों की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। सालों से जल भराव की समस्या लगातार स्थानीय निवासियों को परेशान कर रही है। नगर निगम अधिकारी ने जनता टीवी से बात करते हुए कहा कि इस बार मानसून से पहले सारे नाले साफ कर दिए जाएंगे। क्या यह वादा हकीकत में बदलेगा या देखना बाकी है। नगर निगम की टीमें 24 घंटे जुटी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नाला गंदगी से भरा न रहे। हर गली हर मोहल्ले में सफाई अभियान चल रहा है। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि इस बार प्रशासन की कोशिशें रंग लाएंगी और उन्हें बारिश के मौसम में जल भराव की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। परंतु अब तक की स्थिति को देखते हुए उनकी चिंता जायज है। आने वाला मानसून एक कड़ी परीक्षा होगी। क्या हमारे प्रयास और प्रशासन की मेहनत हमें जल भराव से बचा पाएगी? क्या इस बार हम सुरक्षित रहेंगे? ये सवाल हर नागरिक के मन में है। शहर को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की यह जंग अभी जारी है। बारिश का मौसम जल्द ही दस्तक देने वाला है और नालों का हाल बेहाल हो रहा है। जल भराव के कारण शहर में 88 बड़े नाले, 500 मझले नाले और 1200 नालियां हैं, जिनकी सफाई के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी सफाई पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाई है। बुधवार को मेयर सुषमा खरकवाल ने खुद जोन 7 में जाकर नालों की सफाई करने की कोशिश की है। जनता टीवी से बात करते हुए नगर निगम अधिकारी ने कहा है कि इस बार मानसून से पहले सारे नाले साफ कर दिए जाएंगे। देखिए, अभी जैसे कि सारे हमारी तैयारी हो गई थी, जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई है, हमारे युद्ध स्तर पे नालों की सफाई स्टार्ट हो गई है। पहले हमारा बजट 1 करोड़ रुपया हुआ करता था नाला सफाई का, और 1 साल में 1 बार सफाई होती थी। अब की महापौर महोदया ने ये निर्णय किया था कि साल में 2 बार सफाई होगी, और जो पहला राउंड है उसकी सफाई ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और सबको बिल्कुल डेडिकेटेड उसका टेंडर कर दिया गया है। सारी सफाई हो गई है। अब सिल्ट उठान बाकी है। मुझे लगता है 2-3 दिन में सारी सिल्ट भी हट जाएगी। बिल्कुल हमारी तैयारी हो चुकी है और सारे नाले साफ हो गए हैं। जो बचे हुए युद्ध स्तर पे कार्रवाई चल रही है और करीब हमारी ये समझ लीजिए कि 77 मशीनें लगी हुई हैं ऑन ग्राउंड, और अब की हम लोगों ने करीब 70 से 80 पंप नए खरीदने की व्यवस्था की है कि अगर कहीं वाटर लॉगिंग होती है तो उसको हम पंप आउट कर देंगे। आपने देखा कि नगर निगम की तरफ से वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब देखना यह है कि क्या नगर निगम अपने वादे निभा पाएगी या फिर इस बार जनता को इस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, या तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं कृतिका पांडे, जनता टीवी, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।